सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। जीके सेट नंबर 13 3/12/2020 सेकंड शिफ्ट में जो आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन 50 क्वेश्चन से जितने आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको तो क्लास में ट्रिक से याद करेंगे, और जितने टीसीएस कंपनी के न्यू पैटेंट को मद्देनजर रखते हुए एक्सेप्टेड क्वेश्चन बनते हैं साथ के साथ हम कवर करेंगे। आपको क्लास कंप्लीट देखनी है। आपका फर्स्ट डिवीजन कराऊंगा मैं ऑल सब्जेक्ट का, संविधान, भूगोल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, अर्थव्यवस्था, ऑल सब्जेक्ट का फर्स्ट डिवीजन आपका होगा। जिन स्टूडेंट को जीके से डर लगता है, जीके याद नहीं हो पाती, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब्जेक्ट वाइज 5 लिंक पेस्ट किए गए हैं। भूगोल, संविधान, इतिहास, अर्थव्यवस्था, विविध। एक बार जाकर इनकी शॉर्ट वीडियो देखना। टॉपिक वाइज ऑल इंपोर्टेंट टॉपिक कवर किए गए शॉर्ट वीडियो से। यदि आप एक बार जाके देखोगे, देखना स्टार्ट कर दोगे, आपके सभी टॉपिक रिवाइज होते जाएंगे और आपके माइंड में सेट होते जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार जरूर देखिएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान किया था? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, राष्ट्रकूट। अब राष्ट्रकूट नाम आया है, आपको ये भी पता होना चाहिए राष्ट्रकूट की जो राजधानी थी वो कौन सी थी और इसके संस्थापक कौन थे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एलोरा। एलोरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है किस राज्य में? वो आपका महाराष्ट्र। डायरेक्ट पूछा जाता है किस राज्य में अवस्थित है? आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है जी। यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है और कंप्लीट डिटेल कवर करते हुए चलना है। औरंगाबाद में जिले में स्थित है। राष्ट्रकूट वंश है ना जो, इसमें एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण में ना सहयोग प्रदान किया था। कैलाश मंदिर का निर्माण कराया किसने था? डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि कराया किसने था। उस राजा का नाम बताओ जिसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। उनका नाम क्या था? करसन प्रथम था जी। क्या नाम था उनका? करसन प्रथम ने कराया था। एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। एलोरा का संबंध जो है बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से है। तीनों धर्म की गुफाएं हैं, तीनों धर्म से संबंधित है जी। आपके सामने ऑप्शन आएगा, एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, हिंदू या सभी। आपको सभी टिक लगाने हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कब हुए थे यूनेस्को में, कब शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर में? 1983 में इसे, जो आपके एलोरा की अजंता की और एलोरा की गुफाएं है ना, विश्व विरासत स्थल में इन्हें क्या किया गया? शामिल किया गया था। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बनता है। एलोरा के कैलाश मंदिर है ना, शैलकर्त है जी। ये शैलकर्त, शैलकर्त क्या होते हैं? रॉक कट, चट्टानों को काट कर ये मंदिर बनाए गए हैं। इतना आपको पता होना जरूरी है। राष्ट्रकूट का क्या है, कैसे याद रखना? एक बार एक क्वेश्चन और। राष्ट्रकूट, कूट मतलब कुट्टी काट रहे थे, किससे? दंती से। दंती दुर्ग और मान्याखेत, मान्याखेत, दंती दुर्ग इसके संस्थापक थे। ठीक है जी। और आपके मान्याखेत इसकी क्या थी? राजधानी। कैसे याद करोगे? कूट, कूट मतलब कुट्टी, जो पशुओं को डालते क्या घास होता है वो चेरी वाला, वो कुट्टी कहीं से काटती थी? दंती से। दंती घास काटने वाली होती है। और कहां से ले गए थे? खेत से। खेत से काट के ले गए थे मान्याखेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कलकत्ता अब कोलकाता में 1900 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड वैले जली ने की थी। रिचर्ड वैले जली ने की थी कोलकाता में। कब की थी? 1800 में ये आपकी की थी। ये ब्रिटेन के ना युवा सिविल अधिकारी के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया था, लेकिन बाद में कॉलेज के रूप में से बना दिया गया। और महत्वपूर्ण ये बात है इसमें, इसका नाम ना इंग्लैंड के राजा विलियम विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर? विलियम तृतीय के नाम पर इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जनगणना से तो लगातार आपका प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। 1 से लेकर 3 क्वेश्चन अभी तक प्रत्येक शिफ्ट में पूछे गए हैं, और इस बार भी जनगणना से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछने को मिलेगा। जब मैं आपके 15 सेट करवा दूंगा तब मैं आपको 15 टॉपिक दे दूंगा। ठीक है जी। अलग से 15 टॉपिक आपको नोट करवा दूंगा किन किन क्वेश्चनों से अभी तक आपके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। उन 15 टॉपिकों में से भी लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1000 पर काउंट करते हैं जी। 1000 पर काउंट किया जाता है। जनसांख्यिकी मानव शास्त्र में ना लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर स्त्रियों का अनुपात ज्ञात कर जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है आपको पता होना चाहिए? 943 स्त्रियां हैं। 943 स्त्रियां कितने व्यक्तियों पर? 1000 आदमी पर, 1000 व्यक्तियों पर 943 स्त्रियां हैं। इसका मतलब भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 वर्तमान में है। अब बात करते हैं सर्वाधिक किस राज्य का है? सर्वाधिक आपका केरल का है। लिंगानुपात सर्वाधिक किस राज्य का? केरल का। 1000 कितना है? 84 है। ठीक है जी। यदि बात करते हैं हम, इसके बाद कौन से किसका नंबर आता है? पांडुचेरी का आता है 1037। तमिलनाडु का आता है 996। जबकि शिशु लिंगानुपात जो है आपका उत्तर प्रदेश का भी डायरेक्ट याद रखना जरूरी है।
912 है जी उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात, जबकि शिशु लिंग अनुपात 902 है भारत का। कितना है? 902 शिशु लिंग अनुपात, ठीक है जी। और भारत का शिशु लिंग अनुपात 919 है, ठीक है जी। इतना आपको पता होना जरूरी है। अब बात आई है जनसंख्या जनगणना वाले टॉपिक से। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त, उनका नाम याद रखना है आपको, सी चंद्रमौली। कौन थे जी? सी चंद्रमौली। मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चन कराऊंगा जनगणना के इसी स्लाइड में। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। स्वतंत्रता के बाद कौन सी नंबर की थी? 7वीं नंबर की थी। स्वतंत्रता के बाद 7वीं थी। और कुल कौनवें नंबर की जनगणना थी आपकी 2011 वाली? कौन सी थी? 15वीं। जनगणना होती कितने साल में है? 10 साल में एक बार की जाती है जी। ये कितने साल में की जाती है? 10 साल में एक बार की जाती है। जनगणना अधिनियम कौन सा लागू हो रखा है वर्तमान 2011 के अनुसार जो करते हुए आ रहे हैं? 1948। कौन सा अधिनियम लागू हो रहा है? 1948 का हो रखा है। अब बात करते हैं सबसे पहले जनगणना का उल्लेख कहां पर मिलता है? रोमन साम्राज्य में मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसका जिक्र आपको मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दशकीय जनगणना प्रारंभ कब कब हुई और कहां हुई? क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सॉलिड क्वेश्चन मैं आपके लिए सिलेक्ट करके लेकर आया हूं। दशकीय जनगणना जो प्रारंभ हुई थी 1890 में हुई थी। कहां पर हुई थी? अमेरिका में स्टार्ट हुई थी जी। कहां पर हुई थी आपकी? अमेरिका में आपकी स्टार्ट हुई थी। और वैसे नॉर्मल बात करते हैं 1801 में सर्वप्रथम कहां हुई थी आपकी? इंग्लैंड में हुई थी। अब क्वेश्चन बनता है दो, भारत में एक तो डेट आती है 1881 की, एक आती है आपकी 1872 की। अब 72 में कौन था? 81 में कौन था? गवर्नर जनरल पता होना चाहिए। सबसे पहले बिल्ली आई थी, जनगणना हो रही थी। ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, बिल्ली आई, म्याऊ म्याऊ बोली, इसका मतलब सर्वप्रथम कौन आई? बिल्ली। म्याऊ म्याऊ से लॉर्ड म्याऊ के कार्यकाल में हुई थी 1872 में। इसके बाद व्यवस्थित रूप से प्रारंभ कब की? रिबन काटता था जी। क्या काटता था? रिबन। जन की भाई नियमित जनगणना कर रहे हैं, रिबन कटाई हुई थी जी, जैसे उद्घाटन में होती है। रिबन से क्या बनेगा नाम आपका? रिबन। ऐसे आपको याद रखना है, कभी भी आपको क्वेश्चन गलत नहीं होने का, डाउट में आप नहीं आने। आपको मैं जितने भी क्वेश्चन कवर कराऊंगा इसी प्रकार कराऊंगा, जिससे कि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन माइंड में सेट हो जाए। अब हम बात करते हैं भारत की। भारत की जनगणना की दृष्टि से कौन सा स्थान है? दूसरा तो है जनसंख्या के अनुसार। जनसंख्या के अनुसार 2011 की कौन सा है? दूसरा। सातवां है आपका क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? सातवां। इतना पता होना चाहिए। विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भारत के पास है? प्रतिशत के आधार पर 2.4% निवास करती है भारत में आबादी। और जनसंख्या, क्षेत्रफल है जी ये दो, क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है आपका? 2.4%। अब बात करते हैं जनसंख्या कितनी है? 17.5% भारत में निवास करती है। दोनों क्वेश्चनों में डाउट होता है, क्लियर कीजिए। जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है विश्व में? दूसरा। और ये जनसंख्या के अनुसार कितनी आबादी निवास करती है? 17.5%। क्षेत्रफल के अनुसार कितना है भारत का? नंबर 7वां। कुल कितनी आबादी कुल कितना है टोटल ये पूरे विश्व का? 2.4% आपका ये है। इतना आपको पता होना जरूरी है। दो क्वेश्चन और बनते हैं, एक तो बनता है आपका 1921 से, डाउट वाले क्वेश्चन कवर कराऊंगा मैं सारे। एक बनता है आपको 1951 से। डेट सभी को याद है, 1921 भी होता है, 1951 भी होता है, लेकिन कौन सा क्या कहा जाता है ये आपको पता होना जरूरी है। यदि हम बात करते हैं महान विभाजन, देखो महान विभाजन वर्ष आपका कौन सा कहलाता है? आपका बड़े छोटे वाला कहलाता है। और लघु विभाजन आपका बड़े वाला कहलाता है। ऐसे याद रखना, लघु विभाजन मतलब कि देखो 51 बड़ा है, होना तो चाहिए था महान विभाजन, जबकि 21 है आपका महान विभाजन। लघु कौन है? छोटा कौन है? 21। होना चाहिए था लघु विभाजन 21, लेकिन है क्या आपका 1900 आपका 51 ये है। इतना सभी को दिमाग में सेट हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी 2020 से सम्मानित नहीं किया गया है? बात हो रही है 2020 की, अब हमें कवर करना है 2022 और 23 का, जहां से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस टाइम जो आंसर था इसका ऑप्शन नंबर ए था, धर्मेंद्र तिवारी जी थे। इतना सभी को पता चला है। 2020 की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? जितने भी आपके पुरस्कार आएंगे, करंट का नाम याद हो या ना हो, आपको स्थापना वर्ष पता होना चाहिए और कितने लाख रुपए दिए जाते हैं ये पता होना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक सीट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी आपकी 1985 में हुई थी। कब हुई थी? जो 1985 में। कितने लाख रुपए दिए जाते हैं? 15 लाख रुपए दिए जाने लगे। कितने लाख रुपए? 15 लाख रुपए वर्तमान में से इसके लिए दिए जाने लगे हैं। एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है और 15 लाख रुपए नगद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुनीता नारायण की निम्नलिखित में किस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है? अब ये बताओ, 2005 का पूछा हुआ, 2005 तक तो पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया था। खुद बताइएगा, 2005 में तो अच्छी तरीके से पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया था।
चलो कोई बात नहीं, इसका भी आंसर बताते हैं। विज्ञान एवं पर्यावरण के क्षेत्र में दिया गया था। 2005 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए 2020 और 21 बजट से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करते चलो, 40 प्लस नंबर तो आपके कहीं नहीं गए, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल शॉर्ट वीडियो के आप वीडियो जरूर देखना, क्योंकि एक छोटी सी वीडियो 10 से 15 सेकंड की है, जो कि आपको एक नंबर दिलाने की हिम्मत रखती है। एक वीडियो नहीं है, मैक्सिमम आपके क्वेश्चन वहीं से डायरेक्ट पूछे जाएंगे वन लाइनर अप्रोच के साथ। क्वेश्चन नंबर आपका 6 का बजट से क्वेश्चन है 20-21 का। ये मैं जितने भी अभी तक लगभग 12 शिफ्टों में ये बजट वाला जो टॉपिक है आपका 6 से 7 बार रिपीट करा चुका हूँ। जिन स्टूडेंट ने क्लास नहीं देखी है, कंप्लीट क्लास देखना, आपका फर्स्ट डिवीजन होगा। कुछ आपको अगर ये महसूस होता है कि थोड़ा कमी लगती है किसी चीज में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे लिखना कि सर ऐसा हो रहा है, या आप ऐसा कीजिए, सजेशन कीजिए आपकी क्या कमी लग रही है और आपको वीडियो कैसी लग रही है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा 2024 के अनुसार की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सांची का महान स्तूप निम्नलिखित में किस राज्य में आपका ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का है सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश से। अब जो क्वेश्चन आपके बनेंगे उन्हें भी कवर करते हैं, क्योंकि देखो ये वाला मैं तो मानता नहीं कि आपका ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो जाए। सांची का स्तूप हो भी सकता है इसके, लेकिन 10% चांस है। लेकिन इसकी जो एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके 90% चांस उनके एक्स्ट्रा फैक्ट से बनते हैं। अब इसको थोड़ा कवर करते हैं। देश में ना सबसे पुरानी बौद्ध स्मारक यदि पूछी जाती है, वे कौन सी है सबसे पुरानी बौद्ध स्मारक आपके? सांची की आपकी स्तूप है। ये वर्तमान में मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश तो आपको पता चलेगा। यदि ऑप्शन में मध्य प्रदेश नहीं होता है, जिले का नाम दे देते हैं, जिले का नाम पता होना चाहिए, रायसेन। कौन सा जिला है आपका? ये रायसेन आपके जिले में अवस्थित है। सांची का के महान स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक थे जी ने 3री शताब्दी में करवाया था। केसरिया बौद्ध स्तूप को विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। यदि ये पूछ लिया कि विश्व में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप किसे माना जाता है, तब आपका आंसर हो जाएगा केसरिया। क्या नाम हो जाएगा? केसरिया बौद्ध स्तूप को विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। अब बात करते हैं, एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपका नोट वाला, कि कौन से नोट पर किसकी आकृति, 3 मिनट की वीडियो है जी वो। उसकी आकृति में कलर, साइज, ठीक है, कहाँ से लिया गया है, क्यों लिया गया है, कैसे लिया गया है, ये आपको सारी की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक है ना नोट आकृति वाला है, करंट अफेयर का टॉपिक, उसे देखिएगा। कभी भूल भी नहीं सकते, याद भी करने की आपको आवश्यकता नहीं होने की। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ अपनी वीडियो का। आप वीडियो एक बार देखना, मुझे दोबारा बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ने की। आप कंप्लीट प्लेलिस्ट कंप्लीट करोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा किस लेवल का डाटा है और कितना आसान भाषा में आपको मैं याद करा रहा हूँ उन वीडियो में। अब बात करते हैं, क्या था जी, केसरिया तक हमने कवर कर चुके थे। सांची स्तूप है ना, जो वर्तमान में 200 का नोट है, जो न्यू करेंसी है, 200 के नोट पर ना पृष्ठ भाग पर इसी का आपका फोटो है। सांची स्तूप को 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में आपका शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में किस राज्य में आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में है जी। भगवान विष्णु का मंदिर है जी। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए किसको समर्पित है ये आपको, आपका विष्णु जी को समर्पित है विष्णु, ठीक है जी। दशावतार मंदिर की है ना, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। कहाँ है आपका ये ललित, छोटी छोटी मगर मोटी बातें है जी ये, कि जिले में आपका ये ललितपुर जिले में है, ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। कहाँ है जी? देवगढ़ में आपका ये स्थित है। गरुड़ पुराण में दशावतार का वर्णन मिलता है। ये पूछा जाएगा आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कि दशावतार मंदिर का दशावतार मंदिर का वर्णन किस पुराण में आपको मिलता है। गरुड़ पुराण ऑप्शन होंगे, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, ठीक है जी, वायु पुराण। तो आपको पता होना चाहिए गरुड़ पुराण में इसका क्या मिलता है, इसका वर्णन मिलता है। मत्स्य, कौन कौन से पुराण है वो? मत्स्य आपका वराह, कुर्मु, वाहन, परशुराम, राम मंदिर, ये सभी अवतार इससे संबंधित है। इस मंदिर का जो निर्माण है 6ठी शताब्दी में हुआ। अब जब पुराण का जिक्र आया है मैं आपको जरूर बताऊंगा। वायु पुराण किस धर्म से संबंधित, किस राजवंश से संबंधित है? वायु क्या थी जी? गुप्त। वायु क्या होती है? गुप्त। वायु पुराण में किस साम्राज्य का वर्णन मिलता है? गुप्त काल का आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन विद्वान पाणिनि को के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है संस्कृत व्याकरण के लिए जाना जाते हैं। पाणिनि की एक फेमस पुस्तक है, क्या नाम है उसका? व्याकरण की अष्टाध्यायी। डायरेक्ट एग्जाम में आपको ये मिलेगा क्वेश्चन। पाणिनि के जो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है आपके? पाणिनि है। पाणिनि की शिक्षा कहाँ पर हुई थी आपकी? तक्षशिला में हुई थी। कहाँ पर हुई थी?
तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी। वे संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे। पाणिनि की जो अन्य रचनाएं हैं वो कौन कौन सी आपकी, एक तो आपकी है उनादि सूत्र, एक है आपकी धातु पाठ। धातु पाठ ये आपकी नहीं पूछी जाती, डायरेक्ट आपको क्या पूछी जाएगी, अष्टाध्यायी आपको पूछी जाएगी क्वेश्चन एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का एक फर्स्ट आंसर हो जाएगा कतला आपकी समुद्री जनजाति नहीं है। कतला समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है, जबकि सार्डिन आपकी सार्डिन, हिसला और मैकरल आदि समुद्र में पाई जाने वाली मछली की प्रजाति है। कतला या भांगुर है ना, जो भारत नेपाल, भारत म्यांमार, भारत नेपाल म्यांपान की नदियों में ना स्वच्छ पानियों में पाई जाती है जी। कहाँ पाई जाती है, स्वच्छ पानियों में। अब मत्स्य की बात आई है, मछली की बात आई है, जो भारत का मत्स्य अनुसंधान संस्थान है वो कब स्थापित हुआ था, 1947 में ये आपका हुआ था। ये है कहाँ पर, इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय आपका कोचीन में। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें पूछी जाती है एग्जाम में, आपको ये कवर करनी जरूरी है। मैं आपको 38 सेट तो कंप्लीट ही करा दूंगा पेपर से पहले पहले। इसके बाद में प्रीवियस ईयर आपके 2017, 2015, 2000 जितने भी अभी तक के पेपर हुए हैं आपके सभी को मैं कवर कराऊंगा। जीके बस एक्स्ट्रा फैक्ट से कंप्लीट करते चलना, आपका बहुत अच्छा बूस्टअप हो जाएगा जीके। जिन स्टूडेंट का मैथ थोड़ा कमजोर है, जिसका मैथ रीजनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, जाकर एक बार इनकी भी क्लास देखना, बहुत बेहतरीन क्लास करा रहा हूँ, एक बार देखना जरूर। आप सिर्फ बोल सकता हूँ मैं, एक बार देखना ना देखना तो वो आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा चेतन भगत। चेतन भगत की बहुत ज्यादा पुस्तक इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट पूछी जाएगी जी चेतन भगत की जी। इसलिए चेतन भगत की जितनी इंपोर्टेंट पुस्तकें हैं उनको हम, उपन्यास है उनको कवर करते हैं। चेतन भगत का पहला उपन्यास था, पहला उपन्यास कौन सा था, 5 पॉइंट समवन, जिस पर 3 इडियट्स फिल्म बनी थी। ठीक है जी। हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड इन्हीं की है। ठीक है जी। हाफ गर्लफ्रेंड के बाद टू स्टेटस द स्टोरी। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ चेतन भगत के 90% क्वेश्चन बिना याद करने की, जिसमें भी आपकी मैथ की डिजिट आ जाए वही आपकी चेतन भगत की लगा सकते हो। लेकिन रिक्स है, 5 से 10% गलती भी हो सकता है, लेकिन यदि नहीं याद है तो आप लगा सकते हो। देखो जैसे आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले 5 पॉइंट वाला, 5 पॉइंट समवन वाला है। इसके बाद 3 आपका कौन सा है, हाफ, हाफ गर्लफ्रेंड है। इसके बाद टू स्टेटस द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, 1 इंडियन गर्ल्स, 400 डे, 400 डे के नाम से भी है। 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, तीन मिस्टेक मेरे जीवन की है जी। ठीक है। इसके बाद गर्ल इन रूम, 1 नाइट एट द डेट द कॉल सेंटर, 1 अरेंज्ड मर्डर। मतलब कहने का ये है जिसमें भी आपका मैथ का आ रहा है तो आप देख के एक बार ऑप्शन टिक कर सकते हो, 1 नंबर पक्का कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण स्थायी ऊतक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्ट्रोलॉजी कहलाता है। हिस्ट्रोलॉजी, इसे मैं बताता हूँ ट्रिक से कैसे याद करना। उत्तक को उत्तक मत पढ़ो, उत्तर पढ़ो। क्या पढ़ोगे, उत्तर। आंसर क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन आंसर उत्तर किसका दिया था, किस सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का दिया था। बस ऐसे एक बार माइंड में सेट करो, फिर देखना कभी गलती कर सकते हो क्या। उत्तर किसका दिया था, हिस्ट्री का। उसको का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्ट्रोलॉजी। अब बचा आपका दूसरा, एक होता है माइकोलॉजी, एक होता है कवकों का अध्ययन। कवकों का अध्ययन कैसे याद करोगे, कवक हो ना, कवक, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इसे कैसे याद करोगे, जब एक याद हो जाएगा हिस्ट्रोलॉजी का पता तो कवक का माइक्रोलॉजी होगा। कैसे याद करोगे, कब, कब का बता दिया, हाँ जी माई को कब का बता दिया कि मैं बाहर खेलने के लिए जा रहा हूँ या मैं कोचिंग जा रहा हूँ। बता गए अपनी माई को, हाँ जी माई को कब का बता दिया, माई को माइकोलॉजी, कब का मतलब कवक का। ऐसे आपको याद रखना है। अब इसकी बात हुई थी स्थाई, साधारण स्थाई ऊतक की। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मर्दूतक पेरेन्काइमा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13, जुलाई 2020 में निम्नलिखित, ये आपका करंट अफेयर का 2020 का है जिसे हम डिटेल के साथ कवर नहीं करने के, इसे तो मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। इसका एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, क्योंकि अब तो हमें 22-23 की कवर करनी है जीके, जो कि मैं सुबह 7 बजे वीडियो भी अपलोड की हुई है, एक बार आप जाकर देखिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय जाता है। दर्शन शास्त्र के आपके दर्शन के लेखक पूछे हैं, ये आपके 6 होते हैं, 6 क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दर्शन, दर्शन सांख्य, सिक्के कौन गिनना था, कपिल, कपिल मुनि जी सिक्के गिनने थे। संख्या को ना, संख्या, सिक्कों की संख्या, संख्या, संख्या किसकी, सिक्कों की, कपिल मुनि याद रखना। इसके बाद योग, सभी को पता योग कौन करते हैं, पतंजलि वाले बाबा, कौन, बाबा रामदेव, पतंजलि वाले बाबा
है नहीं, ट्रिक बता रहा हूं मैं। योग के कौन है आपका? पतंजलि। कौन है जी? पतंजलि है योग सूत्र के। आपका इसके बाद आता है न्याय। न्याय से मेरा नाम याद रख लेना। न्याय कौन करते हैं? गौतम शर्मा जी, गौतम करते हैं। गौतम का मतलब क्या है आपका? गौतम किसके हैं? न्याय के हैं। इसे न्याय सूत्र बोला जाता है। पतंजलि योग वाले को योग सूत्र बोला जाता है। दो याद हुए। एक तीसरा पूछा जाता है चारवाक। भौतिकवादी। भौतिकवादी कौन थे? भौतिकवादी आपके कौन थे? चारवाक जी थे। ठीक है जी। एक आता है पूर्व मीमांसा, जिसमें बच्चे कंफ्यूजन पैदा होता है, जिसमें बच्चों को पूर्व मीमांसा, अब देखो डाउट कैसे क्लियर करता हूं आपका। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, बच्चों ये है ना, माइंड में सेट करनी पड़ेगी आपको, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें। देखो मीमांसा इसमें, मीमांसा उसमें, उत्तर कब को देंगे? पहला आप बताओ उत्तर कब देंगे? सर हम उत्तर बाद में देंगे। देखो बाद, बाद नारायण। क्लियर हुआ? दोबारा सुनो बच्चों, उत्तर दो, उत्तर कब दोगे? बाद में देंगे। उत्तर मीमांसा के साथ तो बाद नारायण है, और जब उत्तर के साथ बाद नारायण आ गया तो दूसरे के पूर्व के साथ तो जैमिनी लगा ही दोगे। जैमिनी। ठीक है, बात समझो मेरी दोबारा। एक आता है आपका पूर्व मीमांसा, एक आता है उत्तर मीमांसा। उत्तर कब दोगे आप? बाद में देना, उत्तर की लास्ट के बाद नारायण, और पूर्व मीमांसा के आपके जैमिनी। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनने के चांस पूरे पूरे हैं। सभी क्वेश्चन कवर करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय रेलवे यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा अरुण कुमार। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे सर, जैसे कि इसमें करंट अफेयर आ रही है, साथ के साथ आप अपडेट करके 2022 और 23 की स्टार्ट कीजिएगा, अच्छा रिवीजन होगा। मैं कोशिश करूंगा आपका जो करंट अफेयर के अकॉर्डिंग, आपका जैसे रेलवे के यूनियन के अध्यक्ष है, 20 की जगह आपके 22-23 के कवर करके चलूंगा। थोड़ा टाइम निकाल के नेक्स्ट वीक से स्टार्ट में कर दूंगा, क्योंकि सभी को इतना पता होगा सुबह 7 बजे तो आपकी जीके की क्लास आती है, पीक्यूएम वाली 7 बजे। इसके बाद 9 बजे आपकी कंप्यूटर की चल रहा है, प्रीवियस ईयर कंप्यूटर की। आपका 11 बजे रीजनिंग की आती है। आपकी 11 बजे के बाद 1 बजे आपकी मैथ की क्लास लेता हूं मैं। इसके बाद आपकी 4 बजे ऑल सब्जेक्ट संपूर्ण अध्ययन के नाम से अलग अलग सब्जेक्ट की एक सीरीज स्टार्ट की गई है, जो कि तो वो तो रामबाण इलाज है जी। यदि आप कुछ और नहीं पढ़ सकते, एक बार जाके उस वीडियो को देखना जो 4 साढ़े 4 बजे 5वें नंबर की आती है, मजा आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16, भीतरगांव नामक स्थान पर गुप्तकालीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर की छत, एक छत और एक ऊंचे शिखर वाला सबसे पुराना शेष टेराकोटा विश्व मंदिर माना जाता है। यह निम्नलिखित में किस स्थान पर है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा किस स्थान पर है जी आपका? ये उत्तर प्रदेश में भीतरी गांव। भीतरी गांव मंदिर कहाँ है? कानपुर। कैसे याद करोगे? देखो भीतरी गांव कहाँ है? ये आपके उत्तर प्रदेश की भीतरी गांव मंदिर कानपुर में है। ठीक है जी। इस निर्माण कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। गुप्त साम्राज्य के दौरान इसका आपका निर्माण किया गया था। ये पूछा जाता है कि जो आपका भीतरी गांव मंदिर है ना, किस शैली का बना हुआ है? शैलियां होती है ना मंदिर में, नागर शैली, द्रविड़ शैली। ये आपका नागर शैली का बना हुआ है, नागर शैली का बना हुआ है। एक इसमें कंदरिया करके आता है, कंदरिया। कंदरिया कहाँ है? नगर में रहती है बंदरिया, और वो नगर के भीतर रहती है। ऐसे में आपको ट्रिक से बताया हुआ है, यदि आपने वो क्लास देखी होगी तो। अब बात करते हैं क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट बनता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो थे आपका, मंदिरों को बताते, तो ये कौन बताता है? पुरातत्व विभाग ही तो बताता है कि आपका 1000 साल पुराना है या 6 शताब्दी का, इस शताब्दी का। तो आपको पता होना चाहिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो प्रथम महानिदेशक थे उनका नाम क्या था? कनिगम था। क्या नाम था जी उनका? कनिगम था। ठीक है। 1871 में इन्होंने वो किया था स्टार्ट ये। हिंदू आर्क भी कहा जाता है इसे, पुरातात्विक विभाग को ना, सर्वेक्षण विभाग को क्या बोला जाता है? हिंदू आर्क। हिंदू आर्क और ठीक है जी। इतना सभी को पता चला है। क्वेश्चन नंबर 17, पारंपरिक दशावतार नाम का रंगमंच शैली निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित? 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कोकण में है जी ये दशावतार। ये वाला 10 अवतार कहाँ है? आपका पोखरण में है क्या जी? 10 अवतार, 10 अवतार को क्या बोला गया? 10 अवतार। 10 अवतार अब आपको पता होना चाहिए 10 अवतार है, नाम क्या क्या है, किसके? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए 10 अवतार किसकी बात होती है हिंदू धर्म में। ये आपके विष्णु जी के हैं। 10 अवतार किसकी बात हुई है? विष्णु जी के। अवतार कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मत्स्य। कौन सा अवतार है? मत्स्य। ठीक है। एक फिर आपका कछुआ, फिर आपका एक सुअर। नाम ऐसे नहीं आते। मछली को मत्स्य बोला गया, कछुआ को बोला गया कुरुम, जो सुअर है उसे बोला गया वराह। ठीक है। नरसिंह, एक है आपका नरसिंह, एक आपका वामन, एक आपका परशुराम, राम, कृष्ण, बोध, कल्लिक। 10 अवतार नामक रंचमंच शैली कहाँ है आपकी? महाराष्ट्र के दक्षिण कोकण में आपके स्थित है। इसमें भगवान विष्णु के जो 10 अवतारों को है ना, उसमें प्रदर्शित किया गया आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18,
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। करंट अफेयर के मान के चलना 10 से 20 क्वेश्चन के बीच में वेरी करेगा इस बार का आपका सिलेबस। वेरी करने का क्या मतलब, कम से कम तो 10 तो फिक्स है जी करंट अफेयर से आपके, और मैक्सिमम 20 फिक्स है। एवरेज क्या निकलेगा, 12, 14 और 16 का एवरेज निकलेगा। प्रत्येक शिफ्ट में करंट अफेयर का इतना रोल रहने वाला है, इसलिए करंट अफेयर की ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, टेबल टेनिस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेबल टेनिस की थी। अब बात करते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की। मैं जो एक्स्ट्रा फैक्टर कवर कराऊंगा, कब स्टार्ट हुए, कितने रुपए दिए जाते हैं, इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, इसकी स्थापना हुई थी 1991-92 में, 91 और 92 में इसकी स्थापना हुई थी। और कितने रुपए दिए जाते हैं, 25 लाख रुपए, 25 लाख। नोट डाउन करते चलना ये, तो बाद में याद नहीं रख पाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की प्रति किलोमीटर होती है। एक आपका वायुमंडल का भी क्वेश्चन बनता है कि 1 डिग्री सेल्सियस जो आपका तापमान है कितने ऊपर जाने पर आपका ये बढ़ता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे, मैं देखना चाहता हूँ आपको पता है इसका आंसर या नहीं, कि पृथ्वी की धरातल से वायुमंडल में कितने किलोमीटर ऊपर जाना होगा कि 1 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलो, बढ़ जाएगा नहीं, घट जाएगा, नीचे जाकर आपका बढ़ेगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 30 डिग्री सेल्सियस। कितना जी, क्रमिक वृद्धि गहराई में बढ़ने के। अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन है। भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कृत्रिम वृद्धि कितने प्रति किलोमीटर होती है, आपका 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, प्रति किलोमीटर मतलब 30 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर पे इतना फर्क आपका पड़ जाएगा। होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। यदि जिस स्टूडेंट के क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन पूछ के आ रहे हैं और आंसर किस हिसाब से आपको माइंड में सेट करने हैं। तापमान पर आधारित अध्ययन के अनुसार ना क्या होता है, पृथ्वी की सतह के अंदर परतों में जाने पर सामान्य 32 मीटर की गहराई पर, कितना है जी, 32 मीटर की गहराई पर, 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान बढ़ जाता है। यही क्वेश्चन मेरा था, कितना है, 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका बढ़ जाता है। यदि इसे आधार माने तो 1 किलोमीटर के लगभग, 1 किलोमीटर की गहराई में तापमान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। अब क्लियर हुआ है सभी को, रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलने का, कॉन्सेप्ट समझते हुए चलो। कहने का तात्पर्य 1 किलोमीटर का था, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है 1 डिग्री सेल्सियस का, 1 डिग्री सेल्सियस की बजाय इसने क्या पूछ लिया, 30 का। इसलिए आपको क्या करना है, देखो 32 की गुना इन्होंने क्या किया, 1 से 30 बनाया आपने, 30 से 30 की गुना कर दियो, लगभग 1 किलोमीटर ही आपका बैठेगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पूंजी आयोग जिसे वर्ष 2007 में मदन मोहन पूंचीत की अध्यक्षता में निर्मित किया गया था, इसने 2010 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, यह सुझाव देने के लिए बनाया गया था। किस सुझाव के लिए आपका बनाया गया था, इसका आपका राइट आंसर है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, केंद्र और राज्य के बीच आपका संबंध। अनेक समितियां बनाई गई थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21, ये आपके इसमें क्या लिख लो, 100 लिख लो, 105 लिख लो। ठीक है, अब क्वेश्चन इससे फिक्स बनेगा, करंट अफेयर का ट्रेंडिंग टॉपिक है जी आपका। क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में जीएसटी परिषद की स्थापना हुई, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 101वां, 101वां। याद रखना है आपको, जीएसटी जो आपका का था, ठीक है, जीएसटी की कौन से संविधान संशोधन के तहत 101वां, जबकि संविधान संशोधन अधिनियम 121वां था, 121वां था, 22वां था, 121वां, 122 था। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा आप, 121 था या 122 था, 122 था, ये कंफर्म हो गया, 122वां। क्वेश्चन बनता है, जीएसटी जो आपका था भारत में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पारित हुआ, क्या था, मैं बताता हूँ आपको। 101 सर जी, और 122 का आपको मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ, यदि आपका है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आज कर देता हूँ। अब देखना, जब आपका कोई अधिनियम पेश किया जाता है उसे तो विधेयक बोलते हैं। क्या बोला जाता है कि हाँ जी ये ऐसा लागू होना चाहिए भारत में, पेश कर दिया गया सदन में, उसे तो क्या बोला गया आपको, अधिवेशन। क्या बोला गया, अधिवेशन या प्रस्ताव पेश कर दिया, वो 122वें नंबर का था। वो पास होता है, पास होने के बाद बनेगा आपका अधिनियम, यदि पास नहीं होता है तो कुछ भी नहीं बनेगा। इसका मतलब जीएसटी वाला जो था पेश करने का नंबर कौन सा था, 122वां, 122वां कानून था ये पेश करने का। लेकिन उसमें तो जो पास हुए हैं ना 122 में थे, 101 हुए हैं। ये बात क्लियर हुई, पास होने वाला आपका 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया, पास होने के बाद ये अधिनियम बनते हैं, अन्यथा पेश तो पता नहीं कितने होते हैं। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अब जीएसटी से आपको मैं आपके 6-7 क्वेश्चन कवर कराता हूँ। जीएसटी सबसे पहले पूछा जाता है कौन सा आपका वो था आपका ये विधेयक, आपका 122वें नंबर का, अधिनियम कौन नंबर का था, 101वें नंबर का। कब हुआ था ये, 8 सितंबर 2016 में।
ठीक है जी, 100 2016 की बात है। एक आर्टिकल आता है संविधान में, नया आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया? 279, याद रखना है 279 ए, 279 ए, जिसमें इसका वर्णन आपका है। 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हुआ, 2017 से ये लागू हुआ, ठीक है जी। और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है तभी से, ठीक है जी। अब आप क्वेश्चन ये बनता है आपका, जीएसटी को 1 जुलाई 2017 में लागू, जीएसटी में ना एक अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी कैसा कर है आपका? अप्रत्यक्ष कर है। केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री एवं राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफ, यूसुफ जी। ये भी क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ मासिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना और प्रकाशन करता है। सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में किस वित्तीय वर्ष को आधार वर्ष आपका माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का सीएसओ की फुल फॉर्म पूछी जाती है डायरेक्ट, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 और 12, 11 और 12। सीएससी जो आपका सीएससी है होता क्या है बच्चों? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है ना, मासिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना करती है और प्रकाशन करती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आपका इसका दिल्ली, मुख्यालय कहाँ पर है इसका? दिल्ली है जी इसका मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20, चोल प्रशासन के संदर्भ में वेटटी, वेटटी शब्द का अर्थ क्या है? 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कर है जी, ये एक प्रकार का क्या है? टैक्स है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई फेवरेट टॉपिक बना हुआ है, अभी तक लगातार रिपीट हो रहे हैं। यदि आप कंप्लीट क्लास देखते चले होंगे ना, तो अब आपको महसूस हो जाएगा कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या पढ़ना है और क्या आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए कंप्लीट क्लास देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, मौद्रिक नीति का कुल सदस्य कितने कितने सदस्य होते हैं? 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 होते हैं जी। कितने होते हैं? 6। अब आरबीआई की स्थापना, स्थापना वर्ष, राष्ट्रीयकरण, इसका वित्तीय वर्ष, ये क्वेश्चन कवर करते हुए चलना ही है लगातार, ये तो बस हैबिट डाल लो रिपीट करने की। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति है ना जो आपका, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं जी? 6 सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई। एक बात और बता देना चाहता हूँ, जिस भी बैंक के नाम में स्टेट में बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया लग गया तो उसका मुख्यालय मुंबई लगा देना आंख बंद करके। मेरी बात समझो दोबारा, जिस भी बैंक, काफी सारे बैंक है, किसका मुख्यालय कहां पर है कैसे याद करोगे? जिस भी बैंक के नाम में आपके बैंक ऑफ इंडिया लग गया, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट, मतलब जितने भी है देख लेना किस किसके लग रहे हैं, ठीक है। ज्यादा मैं तो डिटेल एक साथ नहीं बता सकता, देख लेना, बस इतना मैं आपको बता दिया। ये भी ट्रिक है, इकोनॉमिक्स वाली प्लेलिस्ट में जाकर देखना, ये सभी ट्रिक आपको वहां पर मिलेगी। इसका जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1 अप्रैल, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। किसकी? आरबीआई की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ठीक है। इसमें है ना जो सदस्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अब ये तो समझना पड़ेगा ना। मौद्रिक नीति जो है ना, मौद्रिक नीति की समिति है ना, बैठ बैठ के वर्ष में ना कम से कम 4 बार आयोजित की जाती है बैठक। एक वर्ष में जो मौद्रिक नीति की आपकी बैठक है कितनी बार जारी की जाती है या कितनी बार होनी चाहिए? कम से कम 4 बार। क्वेश्चन देखने को मिलना ही मिलना है जी, निश्चित बात है, क्योंकि ये है ना फैक्ट से संबंधित क्वेश्चन है आपके। 4 बार आयोजित की जाती है तथा प्रत्येक बैठक के बाद ना अनेक निर्णय आपके ये लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से किसी कोशिका में आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है, नाम से बोला जाता है, नाम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। याद कैसे करोगे? आत्महत्या की थैली लाई थी, आत्महत्या की थैली लाई थी, बस याद रखना, आत्महत्या की थैली लाई थी आपका लाइसोसोम। याद कर रखने के लिए आपकी ट्रिक। लाइसोसोम को ना कोशिका की आत्महत्या की थैली बोला जाता है, आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। ये है ना अंत पर्दवी जालिका होती है, गाल्गी इकाई के द्वारा ना लाइसोसोम का क्या होता है? निर्माण होता है। लाइसोसोम का मुख्य काम क्या होता है? पाचन करना होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुख्य काम लाइसोसोम का क्या होता है? पाचन करना होता है। इसको, और इसका दूसरा कार्य ना अंत कोशिकाओं में ना पाचन करना और अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आपका करना है। डायरेक्ट पूछा जाता है लाइसोसोम की खोज किसने की थी, कब की थी? खोज की थी डी डूबे, डी डूबे, याद रखना डी डूबे। लाई थी क्या? आत्महत्या की थैली क्यों लाई थी? सबको डुबाने के लिए ले गई थी, ऐसा कर लेना याद। कब हुआ था? 1958 में। जिन बच्चों की तैयारी कुछ हद तक अच्छी है
जिन्हें मतलब जो जीके पढ़ते हुए आ रहे हैं उन्हें क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी, जो न्यू स्टूडेंट होंगे उन्हें थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आपको हैबिट ऐसी ही डालनी पड़ेगी जीके कवर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, आर्थिक सर्वेक्षण आपका ये ओल्ड क्वेश्चन है, 27 का राइट आंसर हो जाएगा 1887। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, क्लोज टू द बोन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लिसा रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेलुकस निकेटर। कौन था जी? सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर का जो सिकंदर, सेलुकस निकेटर का जो सिकंदर का प्रमुख सेनापति था जी, सिकंदर की मृत्यु के बाद बेबीलोन का ये शासक बना था। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु के बाद ना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सेलुकस निकेटर को पराजित कर दिया था। चंद्रगुप्त से पराजित होने के बाद सेलुकस ने क्या क्या दिया था उसे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काबुल, काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान। क्या क्या दिया था जी आपको? सिकंदर को काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान के कुछ भाग उसे देने पड़े थे। और सेलुकस ने मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर ना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अब ये बाद में जब इसकी डिटेल पढ़ोगे आप, काबुल का इसने राजा किसी और को बनाया, कंधार किसी और को दिया, हेरात ये बाद में, वो अलग डिटेल है। आपको 4 नाम याद रखने हैं। क्वेश्चन ये बनेगा कि सेलुकस निकेटर जो सेनापति था सिकंदर का, उसने सिकंदर से हारने के बाद कौन कौन से राज्य या कौन कौन से स्थान उसे देने पड़े थे? काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, 31 अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार क्रिकेटरों में कौन टेस्ट में तीसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज आपका बना है? 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनिल कुंबले। कौन है जी? आपका अनिल कुंबले। 10 विकेट लेने का भी कीर्तिनामा इन्होंने एक बार किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में भावना, भावना क्या है? 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा रंगमंच का एक रूप है जी, ये रंगमंच का एक रूप है भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, बजट आ गया। फिर बजट तो आप कवर कर लीजिएगा, इसका डायरेक्ट आंसर मैं बताता हुआ चलूंगा आपको। थर्ड है राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, जनपद काल के दौरान, जनपद काल के दौरान विश्व शब्द का अर्थ क्या है? 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण, साधारण लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलियोटाइड निम्नलिखित में किसके दरबार में राजदूत के रूप में आए थे? 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भंग दर्द है। ये भांग दर्द नहीं है, भग बर्द है ये। ठीक है जी, भग बर्द है, आपको याद रखना पड़ेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन कौन निम्नलिखित में से कौन कवि है कभी भी लोकसभा के सभापति नहीं रहे हैं? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जिसे थोड़ी सी डीपली नॉलेज होगी टिक लगा के डायरेक्ट आगे चलेगा, और जिसे थोड़ा डाउट होगा वो देखो इसमें क्वेश्चन गलत करके एग्जाम में आएगा, निश्चित बात है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल लोकसभा की सभापति नहीं बनी, जब ये राष्ट्रपति बनी है, तो आपका ये क्वेश्चन संभव ही नहीं है होना। चलो बात करते हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है ना, पहली महिला राष्ट्रपति थी। कार्यकाल 7 से 12 था इनका। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल लोकसभा की सभापति नहीं बनी। इसके कौन कौन से बने? बनराम, सोमनाथ और ये आपके ये बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण उल्कापिंड गिरने से होता है? 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोनार आपकी झील है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान में निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग मुख्य रूप से संघ राज्यों के बीच संबंध दर्शाते हैं? 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्सआई। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ संविधान की भाग का भी आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाकर देखिएगा। 3 लाइन में संविधान पूरा याद होगा, संविधान के भाग आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल इतने पौधों द्वारा अवशोषित करके रखी जाती है, तो बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 जूल। क्या हो जाएगा? 5 जूल। कैसा आता है जी? कह क्या रहा है वो आपको? 500 ग्राम की बात करिए। 500 ग्राम को जब 1/100 से आप कट करोगे तब 5 जूल आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 39, केंद्रीय बजट, बजट का क्वेश्चन लगातार देखो 5 से 6 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में आए। 39 का आपका डायरेक्ट राइट आंसर हम क्लिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्षय रोग आपका हो जाएगा। आपका क्षय रोग की बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी उन्मूलन। अब क्षय रोग मतलब टीबी उन्मूलन का भारत सरकार का जो लक्ष्य था 2025 है तक भारत की उन्मूलित हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ है,
जबकि संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्यों के अनुसार इसकी जो डेट दी गई है 2030 दी गई है अनुमूलन की खत्म करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, लैक्टोमीटर की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है जी। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का आपका ये यूज किया जाता है, ये आपको पता होना जरूरी। लैक्टोमीटर का आविष्कार किया था डिकास, लैक्टोमीटर का आविष्कार करने के लिए डिकास ने किया था। दूध के घनत्व के आधार पर दूध की शुद्धता और अशुद्धता का निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी झील श्री हरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पुलिकट झील। पुलिकट झील श्री हरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर यह स्थित है। क्वेश्चन बनता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी झील अवस्थित है? पुलिकट उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील, एक चिल्का, चिल्का को याद रखना, चिल्का को चील से याद रखो। चील उड़ी, उड़ी बोले तो आपका उड़ीसा। चिल्का झील का किस राज्य में है? आपकी उड़ीसा राज्य में है। चिल्का झील उड़ीसा के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह एक लैगून झील है। लैगून झील क्या होती है? जो समुद्र तट से जिसका पानी का वो संपर्क कट जाता है, वो अलग हो जाता है पानी से, समुद्र से, उसे क्या बोलते हैं? लैगून बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में किसे राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था? 2020। 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री हरिवंश नारायण आपका हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 89 के तहत सभापति और राज्य सभापति का प्रावधान भारत के उसमें है, किसमें बोला? संविधान में है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। डायरेक्ट पूछा जाएगा जो आपका एक पद ऐसा है जो उसका सदस्य होते हुए भी, उसका न होते हुए भी उसका सभापति बनता है, वो आपका उपराष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, क्रिकेट खिलाड़ी सिमरन हेटमायर कहाँ के हैं? 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहाँ के हैं? डी, वेस्ट इंडीज के है जी। आईपीएल में ये हेटमायर राजस्थान टीम से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरसिंह वर्धन प्रथम जिन्हें मौमल्य के नाम से भी जाना जाता है, किस राजवंश से है? 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव राजवंश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, पादक में निम्नलिखित भागों में से किसे कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है? 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जड़। क्या दर्शाती है? जड़। जाइलम और फ्लोम का मैं क्वेश्चन साइंस की वाली क्लास में करा चुका हूँ, वनस्पति विज्ञान वाली देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संवैधानिक पद नहीं है? 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें क्या महान्यायवादी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? महान्यायवादी। 76 आर्टिकल नंबर में है भारत का महान्यायवादी। ठीक है जी। और जबकि आपका कैग जो है, कैग कौन से में? 148 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, भारत की जनगणना में निम्नलिखित में से किस वर्ष में पूर्ववर्ती जनगणना की तुलना में भारत में लिंगानुपात वृद्धि दर्ज की गई है? 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1900 आपका 81। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, जून 2020 में वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड जीडीपी कितनी है? डायरेक्टली लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड 8.5। 8.5 था ऑप्शन में, 8.8 है, मिस्टेक है ये, 8.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, बेकिंग सोडा का घोल निम्नलिखित में किस इंडिकेटर के साथ हरा रंग प्रदान करता है? 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा चाइना रोज। लास्ट क्वेश्चन 50, सितंबर 2020 में 20 का करंट अफेयर का क्वेश्चन, इसका डायरेक्ट आंसर देंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आयुष्मान खुराना। यदि आपको क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ना सब्सक्राइब करें। थैंक यू।